हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम ये मॉडल पेपर देख रहे हैं ना, ये आपके सामाजिक अध्ययन का है। ठीक है, तो इसमें जो 90 क्वेश्चन होंगे वो तो कोई भी देख सकता है, चाहे आप प्राइमरी वाले हों, यानी जो पीआरटी वाले हों, या लेवल फर्स्ट बोल दीजिएगा सीधा, या आप लेवल 2 वाले हों। लेवल 2 में और भी सब्जेक्ट वाले आ जाते हैं, जैसे साइंस मैथ वाले हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, और L2 में ये SST के तो रहते ही हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि कर तो हम पेपर SST कर रहे हैं, लेकिन आप 90 क्वेश्चनों का फ़ायदा ले सकते हैं, जिसमें आपके CDP कॉमन रहती है, या जिसे साइकोलॉजी कहेंगे। और आपकी जैसे फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में अगर आपने हिंदी चूज़ की है तो उनके भी क्वेश्चन देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपने अगर संस्कृत चूज़ की है तो भी आप क्वेश्चन पेपर इनको तो देख ही सकते हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के हम नहीं करा रहे, वो बाद में कराएंगे, लेकिन अभी SST के करा रहे हैं। तो ये मॉडल पेपर नंबर, हालांकि होने को तो ये 3 नंबर है, इसमें तो एक देख रखा है क्योंकि हम 3 नंबर का कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 अपलोड कर दिए कलाम के, तो कलाम का एक और बच रहा है, उसे और करा देंगे। इस प्रकार वो तीसरा हो जाएगा। इसे 4 नंबर समझ लीजिए या तीसरा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्रम से ही कराएंगे। ठीक है, जैसे पहले CDP करेंगे यानी साइकोलॉजी, फिर उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज, फिर सेकंड लैंग्वेज, फिर बाकी बाद जो सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आएंगे SST के वो करेंगे। ठीक है, इस क्रम में चलेंगे। ठीक है, तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये PDF थोड़ी धुंधली सी दिखाई देगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखते जाएं क्वेश्चनों को। और इसमें एक इंग्लिश नहीं मिलेगी। इंग्लिश मीन्स ये कि अभी तक मैंने जो क्वेश्चन कराए थे कलाम के, उनमें हिंदी और इंग्लिश साथ में थी, इसमें केवल हिंदी है। और ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी टर्म होती है वो इंग्लिश में आसानी से समझ में आ जाती है, हिंदी में नहीं आती हैं। कोई बात नहीं, जैसा पेपर हम वैसा देख रहे हैं। ये बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, या इसे ही हम कहते हैं मनोविज्ञान, वो एक ही बात रहेगी। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि बाल विकास की किस अवस्था में देशभक्ति की भावना विकास होता है? तो ये होता है आपके किशोरावस्था में, क्योंकि इसमें ही आपकी हीरोशिप, ऐसे बोल सकते हैं आप, ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे पूजा की भावना होती है ना, यानी वीर पूजा की भावना बोलते हैं हीरोशिप, यानी किसी को भी अपना आइडल मान ले, तो उस हिसाब से तो ये किशोरावस्था की एक विशेषता हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। इसमें पूछा है कि अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? हमें ये सभी कार्य करने चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाना चाहिए। ये तत्परता का नियम है ना, ये थॉर्नडाइक से संबंधित है, ये ध्यान रखना। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम है ना, PTA के नाम से, यानी प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का। ये तत्परता यही वाला। ठीक है, क्रिया करके सीखने के, यानी लर्निंग बाई डूइंग पर आधारित होना चाहिए, ये भी बात सही है। और बाकी ये कच्चा का वातावरण है वो शांत रखना चाहिए, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 16 वर्षीय बच्चा है जिनकी बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष की होगी? देखो, वो बच्चा है कितने वर्ष का है? 16 वर्ष का, और उसे बुद्धि लब्धि यानी IQ है उसकी कितनी दे रखी है? 75 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, हालांकि इसे यहाँ पे बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक करता है ना, यहाँ पे इन्हें बुद्धि लब्धि कहना था। कोई बात नहीं, जो दे रखा है हम उसे ही देख लेते हैं। बाकी उसकी मानसिक आयु हमें कितने वर्ष की है ये बताना है। तो हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि IQ बराबर टर्मन के सूत्र से चलेंगे कि MA/CA और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, यानी ऊपर तो होती है मानसिक आयु, ठीक है, और नीचे होती है वो होती है शारीरिक आयु। ठीक है, ये होती है। तो हमें दे रखा है उसे ही रख दीजिएगा। IQ का मान कितना दे रखा है? 75, तो इसे रखेंगे 75। मानसिक आयु कितनी दे रखी है इसमें हमें पूछी है, तो हमें X मान लेते हैं। बाकी जो 16 वर्ष है बच्चे की शारीरिक आयु है, ठीक है, इसे इंग्लिश में क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, या ठीक है, तो इसे रख देंगे 16 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ऊपर है X का 100 से गुणा कर लीजिएगा, 75 बराबर 100X बटे 16। इसे काट लीजिएगा 25 से, क्योंकि बराबर संख्या होती है तो कट जाती हैं। तो 25 चौक 100, तो 4X हो जाएंगी, ये कट जाएगी 3 बार। ठीक है, ये 4 से नीचे की संख्या कट जाएगी 4 बार, तो बचा क्या? 3X/4, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी निकल के 12। तो 12 हमने X क्या मानी थी? मानसिक आयु।
तो यही तो पूछा था कि मानसिक आयु क्या है, तो हमारी निकल के आई है 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, हमने किया कुछ नहीं है, जो दे रखा है ना केवल वही इसमें सेट किया है। जो आपका आईक्यू का जो सूत्र होता है टर्मन का, तो आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा 100। तो इसमें दे रखा था कि बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त किए हैं, तो यानी 75 अंक का मतलब कोई बुद्धि लब्धि, और एक्स मान ली मानसिक आयु ऊपर रखते हैं, नीचे शारीरिक आयु मल्टीप्लाई 100, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 12 वर्ष निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? तो हम ये कहेंगे कोई भी दो व्यक्ति हैं वो शारीरिक मानसिक योग्यता एवं संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकते, ऐसे कह सकते हैं। यानी हर एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है, तो यही होती है इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोविज्ञान मानव का व्यवहार और संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है? अगर आप देखेंगे तो ये आपके क्रू एंड क्रू का कथन है। ठीक है, तो ये आपके ऑलरेडी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका चयन निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार जो 2009 है, यानी जिसे RT एक्ट बोलते हैं, RT एक्ट 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो आप जब कह सकते हैं RT एक्ट पढ़ेंगे तो उसकी धारा नंबर आप पढ़ेंगे कौन सी है, 27। यानी आप ऐसे एक तो 24 है, तो उसमें तो आपके शिक्षक के दायित्व दे रखे हैं कि शिक्षक के क्या क्या दायित्व होते हैं स्कूल में, और धारा नंबर 27 पढ़ेंगे, उसमें आपके टीचर के आप उनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, यानी उनसे क्या कार्य करवा सकती है गवर्नमेंट। पहली बात, 10 वर्ष के पश्चात जो भी जनगणना होगी उसे करवा सकती है उनके थ्रू, आपदा राहत कार्यक्रम में लगा सकती है, चुनाव संबंधी कार्यों में लगा सकती है, लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगा सकती। तो हमें यही तो पूछा था कि किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण कार्य कितना होता है? ये क्या पूछा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण कार्य होता है, तो हम ये कहेंगे कला और विज्ञान दोनों माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जो ये क्या देखा, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के प्रकार का एक कारण होगा? तो ओवरऑल देखें तो ये सभी कारण होंगे, आप या तो मानसिक कमजोरी हो, या कार्य की जटिलता हो, या थकान हो, ये सभी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इधर की साइड आते हैं तो और बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो बुद्धि के संबंध में सत्य है? तो देखिएगा, पहला है कि यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है, ये बात सही है। यह सामंजस्य और अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, ये भी बात सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आगे जाती है, तो ये भी बात सही है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। NCF 2005 कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? यानी जो हमारी कला शिक्षा होती है, आपने पढ़ी होंगी, ये पहले चलती थी, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और भी चलती थी, 2-3 बुकें चलती थी। तो इनको स्कूल में जोड़ने का क्या कारण है? तो इसका उद्देश्य बताना था। हम ये कहेंगे चाहे तो आपकी सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करनी हो, या छात्रों की व्यक्ति और सामाजिक स्वास्थ्य को विकसित करना हो, या आपके संगीत, नृत्य और नाटकों छात्रों को आत्मबोध करने के लिए ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायक हो, तो हम कहेंगे ये सभी चीज़ें सहायक होंगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 11वां, आकर्षक व्यक्तित्व, अनुशासित, उच्च जिज्ञासा, फिल इन द ब्लैंक्स बालक की विशेषता होती है, यानी कि किन बालकों की विशेषता होती है? तो हम कहेंगे प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता होती है। टर्मन कहते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, वो प्रतिभाशाली या गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है वो इस प्रकार पूछा है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया को अधिगम प्रक्रिया कहलाती है, ये कथन किससे संबंधित है? ये आपके वुडवर्थ से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां है वो इस प्रकार पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार इदम, एहम और या पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक बताए थे, ये किससे संबंधित है? तो ये आपके सिगमंड फ्रायड से संबंधित है। इन्होंने बताया ना इदम, अहम, पराहम, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है,
तो ये संरचनात्मक आधार पर 3 प्रकार बताए थे। एक आकारात्मक होता है, ये 2 प्रकार बांटे थे इन्होंने। आकारात्मक बांटे जैसे चेतन, अचेतन और एक अर्ध चेतन, ये तो 3 प्रकार बताए थे। एक संरचनात्मक आधार पर बताए थे, वो थे ये इड ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, जो पूछा गया है तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन बन जाते हैं इस प्रकार के, क्योंकि ये सिलेबस में स्टीफन एम कोरे होगा। एम कोरे ध्यान रखना, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में इन सेम नाम दे के पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टीफन एम कोरे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है कि शैशव अवस्था तीव्र विकास की अवस्था, ये कथन किससे संबंधित है? तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ये संबंधित हो जाएगा वाटसन से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि डेविड आशुबेल, आशुबेल है ना, इसका पूरा नाम है। डेविड आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? तो इन्होंने 4 स्टेप बताए थे। ठीक है, जैसे कि रख कर सीखना, ये रख कर क्यों होगा यार, यहाँ पे ये गलत दे रहा है, रट कर होगा। अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना, निरंतर सीखना। तो हम ये कहेंगे इसमें से जो आपकी कह रहा है ना कि समस्या का समाधान निहित होता है, तो वो खोजपूर्ण सीखने से संबंधित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन पर बल देता है, कौन देता है? तो हम ये कहेंगे जो व्यवहारवादी होंगे वही देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, ये शायद ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी कहलाती है, स्किनर से संबंधित है। नेक्स्ट है 18वां नंबर, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। आपको ये कथन दे रखे हैं, तो हम कहेंगे पर्यावरण के साथ हो, चाहे प्रकृति के साथ हो या जीवन के साथ हो, ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? वो विलियम मैकडूगल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा होता है, क्या होता है? हम कहीं छात्रों नहीं एक सेकंड, यही होगा फिर, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने का शिक्षण करते हैं। ये बात सही है, क्योंकि ये आपके रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद हिंदी की टीचिंग मेथड में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक अच्छे परीक्षण की नहीं है? या अच्छे बोले या उत्तम बोले, वो एक ही बात है। ठीक है, तो हम कहेंगे, अगर आप इन सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, तो ये कहना गलत होगा। हमें यही पूछना अच्छे शिक्षण की कह सकते हैं विशेषता नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, वो इस प्रकार पूछा है कि जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो ये तो सिंपल ही पूछ लिया, अमूर्त सक्रियात्मक हो जाएगी। ठीक है, बाकी उत्तर श्री जो है ना सक्रियात्मक, ये तो कोई अवस्था ही नहीं होती है, होती है तो संवेदी। दूसरी इसमें देनी रखी है पूर्व सक्रियात्मक। ठीक है, जिसकी उम्र 2 से 7 होती है। बाकी संवेदी गामक की 0 से 2 वर्ष मान सकते हैं, या जन्म से 2 वर्ष कह सकते हैं। ठीक है, और बाकी मूर्त सक्रिय 7 से 11 और मूर्त सक्रियात्मक होगी 11 के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जा सकता है? ये कह रहा है विशेष कार्यक्रमों और प्रशिक्षण के प्रभावों के मापन के थ्रू है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ये बात कर रहा है कहीं ना कहीं हमारे उपलब्धि परीक्षण की, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है? तो हम ये कहेंगे अच्छे मूल्यांकन की वैधता हो, विश्वसनीयता हो, वस्तुनिष्ठता हो, व्यापकता हो, तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा वर्णित होती है, यानी ये किस प्रकार की है? तो हम कहेंगे ये भावात्मक जागृति से संबंधित होती है। ये रीट लेवल फर्स्ट और 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण है। ये जो क्वेश्चन है आपकी रीट लेवल फर्स्ट और सितंबर 2021 की जो परीक्षा हुई है ना, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपके रचनात्मक आकलन से। इन्हें बोलते हैं मिड टर्म एग्जाम होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। ये मिड टर्म टेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके फॉर्मेट में आते हैं, FA वाले होते हैं ना फॉर्मेट असेसमेंट, उसके अंतर्गत आएंगे ये। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वो इस प्रकार पूछा है
कि सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। किसने? वो टॉरेंस हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने स्टेप भी बताए थे, वो भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब होगा 28 नंबर क्वेश्चन, ये पूछा है 28 नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि NEP 2020 में उच्च शिक्षा में मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा की अवधारणा के तहत कितने वर्ष की स्नातक डिग्री का प्रावधान किया गया है? तो हम देखें तो इसमें किया गया है आपके 4 वर्ष, क्योंकि ये अब ये सभी कोर्स है वो इंटीग्रेटेड कर दिए हैं, ठीक है, तो वो सिस्टम कर दिया है, तो 4 वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना कक्षा 12 की बालिकाओं को कितनी राशि दी जाती है? तो ये आपके शायद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा दी जाती है, ठीक है। नहीं, माफ़ी चाहेंगे, इसकी सही जानकारी नहीं है, लेकिन हम रुपये बता देते हैं। इसमें दी जाती है बालिकाओं को करीबन 1 लाख रुपए, और इसके साथ ही एक स्कूटी भी दी जाती है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, सही 1 लाख रुपए और प्लस स्कूटी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 30वां है, वो इस प्रकार है कि मुख्यमंत्री सक्षम बालिकाओं या बालिका योजना बालिकाओं को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? तो हम ये कहेंगे इसमें जो सहायता प्रदान की जाती है वो की जाती है आपको आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो नया सिलेबस आया ना, जिसमें आपकी नए टॉपिक जोड़े, जैसे NEP 2020, उसमें सब टॉपिक दे रखे हैं कुछ, जिसमें से शिक्षक का रोल क्या होता है या अन्य चीज़ें दे रखी हैं। तो उनसे संबंधित एक तो ये क्वेश्चन पूछा है, एक ये पूछा है, और ये 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं। देखो, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो आपके 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन किए थे, CDP यानी जैसे कहते हैं मनोविज्ञान। अब इससे संबंधित जिन्होंने भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी चूज की है ना, तो वो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। 31 से लेकर 34 तक आपको एक एक अध्याय दे रखा है, इसी के आधार पर क्वेश्चन हो गए, आंसर देने होंगे, ठीक है। हालांकि मुझे ये अध्याय ऐसा लग रहा है 2018 में पूछा हुआ है, फिर भी देख लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। ये कर अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय क्या होगा? हम कहेंगे अनिष्ट करने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शायद 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ है ये गद्यांश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 32, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो देखो, अभिमान होगा, ठीक है, ये आपका पुल्लिंग है, ठीक है, और बाकी सभी थे वो कौन थे? ये सभी स्त्रीलिंग थे, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा सही ओम होगा? तो गौ से गोय हो जाएगा, ये बात सही है क्या? सही है, गौ से गोय हो जाएगा, यानी ये सही है। बाकी ग्रह से ग्रह ही नहीं होगा, ग्रह होगा। और हस्ताक्षर अपने आप में ही प्लूरल है, तो इसे हटाइएगा। तो हम ये कहेंगे अनेक अपने आप में बहुवचन होता है। तो ओवरऑल कहें तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 ही सही था। अध्यापक कक्षा हम पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है? होगा, होगी निश्चित तौर से भविष्य काल में आते हैं, और फिर ये ऐसे बोलेंगे पढ़ा रहा होगा, तो ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला गद्यांश 35 से 38 तक इसी को आधार बनाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार देख लीजिए गद्यांश को। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख रहे हैं कि प्रायोजक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि प्रायोजित करने वाला वस्तु शब्द है, तो हम ये कहेंगे एक आपकी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा? देखो, अगर आप देखें तो इसमें एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा है, ठीक है। तो इसमें से देखिएगा, जो आपके प्रेरित है ना, ये हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा प्रेरित कैसे बना होगा, प्रेरणा प्लस इत, इस प्रकार ही तो शब्द बना होगा। तो ये आपकी प्रेरित है ना, ये आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। बाकी क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो क्रिया के आधार पर देखें तो देखो, कर्तवाच्य होता है, भाववाच्य होता है और कर्मवाच्य होता है, लेकिन विधि वाच्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। राजस्थान की भाषा की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? ये आपके रीट 2024 के सिलेबस में ये नया टॉपिक जोड़ा है, ये नया टॉपिक ही जोड़ा है सिलेबस में। वो है आपके राजस्थान की बोलियां,
ठीक है। तो अब देखें तो हम देखें, देखो मारवाड़ी राजस्थान की फेमस बोली है, बीवाड़ी भी है, शेखावाटी भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी रासो किसके द्वारा रचित की गई, तो वही है चंद्रवरदाई, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। अब अगर आप सभी को देखें तो इसमें कहेंगे दरवाज़ा खुल गया अतः चोर घर में घुस गया, ठीक है। बाकी उसने अत्यंत सुंदर भरतनाट्य प्रस्तुत किया था, ये तो साधारण वाक्य हो जाएगा, ठीक है। यह वही स्थल है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं मिश्र वाक्य हो जाएगा। बाबा रामदेव ने अपने उद्बोधन में शाकाहारी बनने का आह्वान किया, तो साधारण वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमें पूछा था संयुक्त, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब इसके बाद और भी क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, अर्थ के लिए उपयुक्त तो लोकांगति कौन सी होगी। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि सीधी मूली से घी नहीं निकलता, तो सही हो जाएगा ऑप्शन। 43 नंबर है, निम्नलिखित वाक्य को रेखांकित किए हुए वाक्य का कौन सा पदबंध होगा, जैसे देश भर के दलित, फिर उसके बाद अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं देश भर के दलित, दलित क्या है अपने आप में एक नाउन है, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा, इसी की विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट है ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो ये इच्छावार्तक हो जाएगा, यानी इच्छावाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर जब हम 8 वाक्य पढ़ते हैं तो उन्हीं में आता है ये, और ठीक है। ये 2018 की रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है शायद, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, नर और नारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में फिल इन द ब्लैंक्स होनी चाहिए, तो हम ये कहेंगे क्या होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, ये पूछा है कि लिखना एवं पढ़ना सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि लिखना और पढ़ना सिखाना समान रूप से अंतर संबंधित होते हैं, क्योंकि जब हम LSRW करते हैं ना, तो ये आपस में अंतर संबंधित होते हैं कि पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर तब लिखेंगे, तो इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 48 है, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि नहीं है। देखो जैकटॉट तो है, एस्ट्रोलॉजी भी है, मॉन्टेसरी भी है, लेकिन आपकी व्याख्यान विधि नहीं होगी, क्योंकि व्याख्यान तो आपकी मौखिक से संबंधित होती है, ठीक है, और बड़ी कक्षाओं में उपयोगी होती है, और ये अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा कौशल का आरोही क्रम क्या होगा। अभिव्यक्ति की दृष्टि से पूछा है, ठीक है, चाहे तो ये अभिव्यक्ति से पूछे चाहे किसी से भी पूछे, हम शुरुआत में कहेंगे सुनेंगे और बोलेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे, यही स्वाभाविक क्रम होता है या मनोवैज्ञानिक क्रम। सतत आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, या यह जाना जाता है, ऐसे कह रहा है ये। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि क्या जानना है, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है, ये रीट 2018 का क्वेश्चन है, तो इसमें हम ये कहेंगे पढ़ाई के पाठ को दोहराने की अवसर देना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा। अगर हम इन सभी सिलेबसों को सिलेबस क्या है ऑप्शनों को देखेंगे तो हम इस पर जाएंगे डी नंबर पर, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि लिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र है, ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, और ये रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नासिरा पढ़ाते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, ये पढ़ने संबंधित डिसेबिलिटी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी डिस्ग्राफिया तो लेखन संबंधी होती है। बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे जो भी रोचक विषय वस्तु वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का। क्वेश्चन नंबर 57 है कि इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो नियोजन का है, रुचि का है, आवृत्ति का है, लेकिन मेंटल का नहीं है। मेंटल तो एक आपके हेरिडिटी के फादर कहलाते हैं, आनुवंशिकता के जनक, तो मेंटल अलग चीज़ है, वो साइंस की बात हो गई, ये शिक्षण की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण होगा? देखो, हम अगर बाह्य गुण एक दिन मैंने बताए थे, तो इनमें आते हैं आपके जैसे मुद्रण, यानी जो मूल्य लिखा होता है ना, छपाई टाइप ये वाली दे रखी है। तो मुद्रण का मतलब जैसे लिखा रहता है ना, RS ये 140 रुपये की है, तो उस हिसाब से है, तो ये बाह्य होता है। बाकी जो विषय वस्तु से संबंधित, मौलिकता और जीवन से संबंधित, ये इसके आंतरिक गुण हो जाएंगे। ठीक है, बाकी है 59 नंबर, कौन सा एक कारक हिंदी भाषा शिक्षण के लिए चुनौती नहीं है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वोट के लिए, देश में राजनीति, ये वाला है आपके हिंदी शिक्षण भाषा शिक्षा के लिए चुनौती नहीं होगा। निम्न में से कौन सा कथन है मूल्यांकन के महत्व के बारे में गलत है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, ऐसे बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने 31 से लेकर और जो आपके 60 तक है, जो भाषा फर्स्ट के रूप में चूज करेंगे हिंदी, उनसे संबंधित किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद है जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत ली होगी, अब उन्हें करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत चूज की है, तो उनसे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें पहली बात है कि आपको एक अध्याय दिया गया है और 61 से लेकर 65 तक आपको प्रश्न होंगे, वो आपको इसी अध्याय से आधारित होंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर अब ये पूछा है, ये कह रहा है देश रचाई अश्विन पदे विभक्ति, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तो ये चतुर्थी विभक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 62 है, वो इस प्रकार पूछा है आपसे, ये कह रहा है प्रडम्ब्या, यानी प्रडम्ब्या इत्यर्थ का प्रत्यय, यानी प्रडम्ब्या में कौन सा प्रत्यय है? तो हम ये कहेंगे इसमें ल्य प्रत्यय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुर्वन्ती पद, यानी कुर्वन्ती पदे क धातु, यानी कुर्वन्ती में कौन सा धातु है? तो हम ये कहेंगे इसमें क्र धातु है। 64 नंबर क्वेश्चन है, आत्मोत्सर्ग संधि विच्छेद कुर्ता, यानी आत्मोत्सर्ग है वह कौन सी संधि होगी, ये बताना है। अगर आप देखें तो इसमें हो जाएगी आत्म उत्सर्ज, ऊ का वो हो जाएगा, तो ये गुण संधि हो जाएगी। ये कह रहे पंचगंगम अत्र समास अस्ति, यानी पंचगंगम में कौन सा समास होगा? अगर आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका हालांकि जो भी संख्यावाची आते हैं ना संस्कृत में, तो मोस्टली है जैसे पंचगंगम या अन्य कोई है, तो वो सभी अव्ययी भाव में चले जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, एक आपको पद्यांश दे रखा है और 66 से लेकर 69 तक क्वेश्चन इसी से संबंधित होंगे, तो एक बार देख लीजिएगा। श्लोक में छंद कौन सा है, आप वर्ण गिन लीजिएगा, उस वर्णों को गिनेंगे तो आपको मालूम होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये उपजाति हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इंद्रवज्जा और यानी इंद्रवज्जा उपजाति में जब अंतर करना हो तो हम ये भी देखते हैं, क्या देखते हैं कि इसमें जो शुरुआत का वर्ण छोटे से स्टार्ट हुआ है या बड़े से, ये भी देखा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट नर्तनम इत्यस्य को प्रकृति प्रत्यय, यानी जो नर्तनम है इसमें आपको प्रत्यय बताना है कौन सा होगा, तो आप देख रहे होंगे, तो इसमें हो जाएगा नृत्य तो धातु होगी और लिट प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है तन्नर्तनम इतस का संधि, इसमें कौन सी संधि होगी? अगर आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगी अनुनासिक संधि, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मधुर है शब्द से अस्ति, मधुर शब्द क्या है? तो हम ये कहेंगे ये एक आपका अकारांत पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, जो क्वेश्चन बना है जैसा आप देख पा रहे होंगे, 19 संख्या या कृत उचित पदम नास्ति, 19 के लिए कौन सी ऐसी संख्या है जो उचित नहीं है? 9 10 माने 19 होता है, ऊनविंशति माने भी 19 होता है, एकोनविंशति माने 21 होता है, और एक विंशति या तो ये 20 होगा या 21 होगा, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन इसका राइट आंसर सी भी होगा और डी भी होगा, यानी ये दोनों ही 19 नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं, तो सी और डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब 71 नंबर में पूछा है आपसे कि इसमें से वाच्य परिवर्तन कुर्ता के पुत्र जनक सेवती क्रमवाच्य भावती, यानी भवती क्रमवाच्य में चेंज करना है, तो पुत्र का हो जाएगा, अगर इसे देखें तो पुत्रीण, ठीक है, तृतीय हो जाएगा, क्योंकि कर्ता होता है जो, जैसे यहाँ पे पुत्र था तो ये एक वचन था पुत्र, और यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाती है इसमें, तो ये हो जाएगा पुत्रीण जनक
सीप्यते, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये य का वर्ण उच्चार स्थान क्या होगा, तो हम जानते हैं इसका क्या होगा, तालु होगा, क्योंकि ऋतु सना मूर्धा तो तालु होता है। एक रहे नमो भगवंतम वासुदेव, उपयुक्त वाक्य से शुद्ध रूपम अस्ति, इसका शुद्ध वाक्य रूप करना है हमें, तो ये हो जाएगा नमो भगवती वासुदेवाय, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स ग्राम गमिष्य सी, तो हम कहेंगे इसमें अगर द्वितीय विभक्ति है तो हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो हम कदा ग्राम गमिष्यसि, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं जो कथा है ना, ये एक तरह से अव्यय शब्द है, और जब भी आप जो प्रश्न बनाने में शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो हम इसमें कदा अव्यय शब्द का उपयोग करेंगे, ठीक है, यानी तुम कदा ग्राम गमिष्यति, ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है पाणिनीय अनुसार स्पर्श वर्णनम आभ्यंतर प्रयत्न वर्तते, तो पाणिनि के अनुसार है जो स्पर्श वर्ण है उसमें आभ्यंतर प्रयत्न कितनी है वो बताने हैं, यह कौन सा है। अगर आप देखें तो इसमें हो जाएगा स्पृष्टम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक है अनुप्रास शब्द साम्य वैसम भी, यानी वैसम भी अपी फिल इन द ब्लैंक्स यत रिक्त स्थान पूर्यत, तो हम ये कहेंगे इसमें हो जाएगा आपका स्वरस्य, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पुनर्वलन कौशलमिति कस्या परम नाम, तो हम कहेंगे पुनर्वलन कौशल का दूसरा नाम क्या होगा, तो हम इसे बोलेंगे और प्रवाह कौशल से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानसिक विभिन्नता मापन क्रियते, तो हम ये कहेंगे हम बुद्धि परीक्षण के थ्रू कर सकते हैं। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक स्वशिक्षण से मूल्यांकनाय छात्रेव किम प्रदायति, तो हम ये कहेंगे कि वो गृह कार्य, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये कह रहा है कि प्रोफेसर वीपी बोकेल महोदय संस्कृत शिक्षण कस्य विधि प्रयोग करता, ये संस्कृत जो आपके वीपी बोकेल महोदय हैं उन्होंने संस्कृत शिक्षण में किस विधि का प्रयोग करते हैं, हम ये कहेंगे इसमें से संबंधित हो जाएगी आपकी प्रत्यक्ष विधि, जिसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, प्राथमिक स्तर का विधि समोपेक्त, यानी प्राइमरी लेवल पर कौन सी विधि सबसे बेस्ट रहेगी इनमें से चूज करना है, तो हम ये कहेंगे वो आपकी कथा विधि रहेगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 82 नंबर है, शिक्षक कक्षाया कम आसत पाठयति, तो इसमें हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे, यानी जो शिक्षक है वो कक्षा में किस प्रकार की पाठ्य वस्तु का उपयोग कर सकता है, तो वो सुधाखंड हो, पाठ्य पुस्तक हो, दृश्य साधन हो, सभी यानी सभी को कर सकता है। भाषा शिक्षण कति कौशलानी, तो वो चत्वारी हो जाएगा, यानी 4 है, LSRW। शिक्षा का प्रकार क्रिया क्या है, तो वो हो जाएगी गत्यात्मिकता, ठीक है, डायनामिक बोलते हैं। मूल्यांकन कति विधा, मूल्यांकन के कितने विध हैं, तो वो हो जाएंगे 2 विधम, हालांकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, कभी कभी संस्कृत में ये डिलीट भी करती है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी 2 ही माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शरीर माध्यम फिल इन द ब्लैंक धर्म साधनम सुक्ति पूरी आती है, इस प्रकार आपको ये सुक्ति पूरी करनी है, तो वो खलु हो जाएगा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में। शिक्षा क्षेत्र उपचार इति शब्द को अर्थ, शिक्षा के क्षेत्र में उपचार का क्या अर्थ है, अगर ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे ये आपके सर्वविध दोषाणाम निराकरण, सभी दोषों को दूर करने वाला निराकरण यही होता है शिक्षा क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि वाक रूपम भाव प्रकटम किम, तो हम ये कहेंगे ये भाषण के थ्रू कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा है आपसे कि पाठ्य योजना ना आविर्भाव अवता, यानी जो पाठ्य योजना का आविर्भाव कहाँ से हुआ है, तो ये आपके हुआ है गेस्टोल मनोविज्ञान के थ्रू, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो साइकोलॉजी में चलते हैं ना वही है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शिक्षण से सामान्यतः सिद्धांत नास्ति, यानी शिक्षण का सामान्य सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है, ये चूज करना है, तो वो हो जाएगा आपका लिंग भेदस्य सिद्धांत, इस प्रकार का कोई भी सिद्धांत नहीं है। तो इस प्रकार हमने अब तक जो 61 से लेकर और जो 90 तक क्वेश्चन किए, ये आपकी लैंग्वेज सेकंड संस्कृत ली होगी ना, उनसे संबंधित है। अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये करेंगे आपके जो SST है ना, सामाजिक अध्ययन, उसमें जो आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे, ये मॉडल पेपर के थ्रू किस प्रकार के इसमें
क्वेश्चन रहेंगे। जो 91 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार पूछा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित था। तो तक्षशिला था वो आपकी सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके G.H. मेके, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं ये सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि 1857 की क्रांति में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कहा है। वो कहा गया है आपके नाना साहिब को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये आपकी की थी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मौर्य काल में वर्णित भाग एक बलि थे। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके राजस्व स्रोत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके 10वें। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो वो मिलता है आपके 13वें शिलालेख में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 98, गुप्त काल में किस शासक के सिक्के पर वीणा का अलंकरण देखकर उसके संगीत प्रेमी होने का संकेत मिलता है। तो वो है आपके समुद्रगुप्त। दिल्ली की सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्का ए चहलगामी यानी जिसे चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। तो वो संबंधित थे आपके बलबन। क्वेश्चन नंबर 100 है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से सती प्रथा को रोकने हेतु कानून पास कर दिया गया था। तो वो थे राजा राम मोहन राय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो होगा 101 नंबर के मुगल कालीन किस रचना में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया गया है। तो वो हो जाएंगे आपके आईनी अकबरी में। एक है ऋग्वेदिक कालीन 10 राज युद्ध में निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति 10 जनजातियों के परिसंघ से शामिल नहीं हुई थी या नहीं थी। तो ये थी आपकी मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 103 है कि जो भी आपके महाराष्ट्र के निम्नलिखित में सक्रिय सुधारकों में से कौन सा समाज सुधारक परमहंस मंडली के संबंध नहीं था और उसका उद्देश्य केवल मूर्ति पूजा एवं जाति प्रथा का विरोध करना ही रहा था। तो वो था आपका गोपाल हरि देशमुख। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो वो आपकी 8 थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हम ये कहेंगे इसमें लोक कल्याण नहीं है, बाकी तीनों हैं। ये कह रहा है कि कानून यानी कानून के समान संरक्षण प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो हम ये कहेंगे ये आपके अनुच्छेद नंबर 14 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो वो मिल जाएगा आपके अनुच्छेद 54 में। भारतीय संविधान के अंदर कितने प्रकार के आपातकाल प्रावधान किया गया है। तो ये संबंधित हो जाएंगे 3। वार्ड सभा की गणपूर्ति होती है कितने से। तो हम ये कहेंगे ये हो जाएगी आपकी 1/10 से। स्थानीय स्वशासन से क्या संबंधित है यानी इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम ये कहेंगे ये आपके वह व्यवस्था जिसमें उन स्थानीय इकाइयों जिनमें निर्वाचित व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा स्थानीय सेवाओं का प्रशासन हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है वो इस प्रकार पूछा है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो वो अनुच्छेद नंबर 215 में। राज्यपाल की क्षमा दान संबंधी शक्ति का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है आपके अनुच्छेद 161। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु निर्धारित की गई है। तो ये की गई है 25 वर्ष। कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सही है। तो हम ये कहेंगे कि ये आपके उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु से संबंधित हो जाएगा AQ। AW होगा कैपिटल A स्मॉल w। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये पूछा वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है। हम ये कहेंगे ये सोख लेता है जो भी आपकी परावैनी विकिरण होगी ना उनको सोख लेगा। ग्रीन मफलर संबंधित है ये आपके ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हो जाएगा। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं
यहाँ पर ये सही नहीं लिखा है, श्रृंखला इस प्रकार होगा। श्रृंखला की ऊंचाई के आधार पर उनके घटते हुए क्रम, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के संदर्भ में कौन सा क्रम सही होगा। तो हम ये कहेंगे पहले तो लद्दाख में जास्का, पीरपंजल, शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा असंगत है, एक तरफ दर्रा एक तरफ राज्य, मिलान करनी है। इनमें से कौन सा गलत है वो चूज करना है। जैसे लिपुलेख दर्रा है, ये तो उत्तराखंड से संबंधित है, ये बात तो सही है। नाथुला दर्रा है, ये संबंधित हो जाएगा आपके सिक्किम से, तो ये भी बात सही है। रोहतांग दर्रा है, ये है आपके हिमाचल प्रदेश से। बॉमडीला यानी बॉमडीला दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं होगा, तो फिर ये किससे संबंधित होगा, तो ये हो जाएगा आपके एपी यानी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं, तो पलाश को कहेंगे। कहाँ पे पलाश है, नहीं है, तो फिर किस पे जाएंगे हम, ढाक पर चले जाएंगे। ये ढाक को ही हम पलाश कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है। पूसा सिंधु गंगा, तो ये संबंधित हो जाएगी गेहूं की। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था, तो ये था आपका दुर्गापुर। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान है, वो किस नदी बेसिन का भाग हो जाएगा, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपके जो बनास नदी है ना, बनास बेसिन, उससे संबंधित है। राजस्थान को बीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक भागों में बांटा था, तो ये बांटा था आपके 7 भागों में। राजस्थान को तो स्पष्ट जलवायु भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी 50 सेंटीमीटर। इजराइल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अफवाह तंत्र का भाग होगी, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी बंगाल की खाड़ी। कौन सा युग में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का है, तो आप देखेंगे तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, पवन, सौर, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक रावल चैत्र सिंह की ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था, तो ये था आपका भूताला का युद्ध हुआ था 1227 में, और ये हुआ तो इन्हीं के मध्य था, जो चैत्र सिंह थे और इल्तुतमिश। जो आपकी हम्बीर मदमर्दन है ना, उस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है, यानी हम्बीर, ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के। हम्बीर मदमर्दन ये किसके द्वारा रचना की गई थी इसकी, जय सिंह सूरी के द्वारा। ठीक है, ये भूताला वाला युद्ध बहुत पूछा जाता है, कौन सी सन में हुआ, ये क्रमांक पूछ लेता है, तो 1227 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस कछवा शासक ने मीणा को हराकर आमेर पर अपनी राजधानी बनाई थी, तो वो संबंधित हो जाएंगे आपके कोकिल देव। इसमें से असुमिलित चूज कीजिएगा, एक तरफ रियासत, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट दे रखे 1857 की क्रांति के समय के। जैसे मारवाड़ है, मारवाड़ का तो मेक मेसन था, ठीक है, सही बात है। मेवाड़ का सोर्स था, सिरोही का जेडी होल था, भरतपुर का कर्नल ईडन नहीं था, ये तो ईडन तो शायद जयपुर का था, तो भरतपुर का फिर कौन था, भरतपुर का था मॉरिसन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है बिजौलिया किसान आंदोलन के अंदर किसानों की मांगों हेतु महाराणा फतेह सिंह ने किस आयोग का गठन किया गया था, उस आयोग का नाम बताना है, तो उस आयोग का नाम था हामिद हुसैन आयोग। राजस्थान के एकीकरण में तृतीय चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, तो तृतीय का किया गया था उदयपुर में। मेवाड़ की पुकार किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये हो जाएगी आपकी एक ही आंदोलन से, एक ही आंदोलन से, सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, तो ये रुको, बेराड़ तो होगी नहीं, ठीक है, गढ़ीसर भी नहीं होगी टाटा नगर के लिए, होगी रेड और नो में से, ठीक है, तो इसमें से हो जाएगी आपकी
रेड हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? चतरियाँ और स्थान, जैसे चारबाग की चतरियाँ कहाँ की फेमस है? ये उदयपुर की हैं। नहीं, गलत है, उदयपुर की नहीं है, ये आपके कोटा की है, ठीक है। बाकी जैसे बड़ा बाग की चतरियाँ हैं, ये जैसलमेर की, राव कल्याणवाड़ी की छतरी है बीकानेर, 84 खंबे बूंदी। तो ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। इसमें से मेले दे रखे हैं, एक तरफ से संबंधित तिथियाँ भी दे रखी हैं, तो आप बताइएगा मेल इन्हें मिलान करके कौन सी सही है। जैसे चौथ माता का मेला है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये माघ कृष्ण चतुर्थी। तो ऑप्शन ए का 3 से मिलान हो जाएगा, 1 का 3 किस में? ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मिलान कर लीजिएगा। रामदेव जी का मेला है वो आपका भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, वीर भत्ता जी का मेला है वो आपका भाद्रपद शुक्ल नवमी को, बाण गंगा मेला वैशाख पूर्णिमा को। इस प्रकार इसके मिलान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्युषण पर्व का संबंध किस धर्म से है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 137 नंबर, बम रसिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हम कहेंगे ये मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। ये केवल पुरुषों के थ्रू, ऐसे कह सकते हैं, केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है और होली त्यौहार पर किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली जयपुर के क्षेत्र में नहीं बोली जाती? ढूलाड़ बोली जाती है, राजा बेटी बोली जाती है, काटेड़ी, खेराड़ी नहीं बोली जाती। खेराड़ी है ये आपकी संबंधित हो जाएगी आपकी, ऐसे बोल सकते हैं जो आपका जो सापुरा भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है ना, वहीं पर बोली जाती है। और ये कई चीज़ों का मिश्रण होती है ये वाली बोली खेराड़ी, क्योंकि ये 3 भाषाओं का मिश्रण होती है। जैसे कि इसके और पास देखें, जैसे हाड़ौती का चित्र लगता है तो हाड़ौती हो जाएगी मिश्रित इसकी, और इसमें जो नीचे की तरफ मेवाड़ी है तो वो भी लग जाती है इसकी बोली, यानी संबंधित हो जाएगी। और ये कुछ ये जयपुर ऊपर का भाग मिलता है ना, ऊपर वाला ये वाला कहीं, तो ये यहाँ पे ढूंढाड़ी। तो इस प्रकार ढूंढाड़ी, मेवाड़ी को हाड़ौती, उसी को बोलते हैं खेराड़ी। क्वेश्चन नंबर 47, रामदास जी की रामेश्वरी संप्रदाय किस शाखा के प्रवर्तक रहे थे? तो ये संबंधित हो जाएंगे सियतल से। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, राजस्थान के लोक नृत्य उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जैसा देख पा रहे होंगे हमने बता दिया था जो बम रसिया नृत्य ना, ये आपके बीकानेर नहीं होगा, कहाँ पे होगा? हम इससे पहले भी क्वेश्चन कर सके हैं, मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, जो आपके केवल पुरुषों के थ्रू किया जाता है। बाकी है 141 नंबर, वर्तमान समय में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु में किसका अध्ययन नहीं किया यानी नहीं कर पाया जाता है? तो देखो वनस्पति शास्त्र का नहीं किया जाएगा, ये तो विज्ञान का क्षेत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु के सर्वप्रथम किस देश से पढ़ाया जाने लगा था? तो वही हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपकी जोरोलिमिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो हम कहेंगे विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इससे कहेंगे ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है, जिससे करके सीखने से हमारा लर्निंग है यानी अधिगम है वो स्थायी हो जाएगा। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या होगा? तो हम ये कहेंगे इन सभी को देखें तो संप्रेषण में निपुणता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुभाविक साक्ष्य का चरण नहीं है, तो ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे समस्या का समाधान नहीं होगा। परीक्षा मॉडल के प्रवर्तक कौन रहते हैं? तो वो सचमैन रहते हैं, सचमैन। बाकी और भी देख लेते हैं कि बुलेटिन बोर्ड का उपयोग किया जाता है, तो हम बुलेटिन बोर्ड का कहाँ पर उपयोग करते हैं? तो इन सभी जगह करेंगे तो उपयोग सभी हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण क्या होता है? तो हम कहेंगे ये उपयोग सभी होगा। इस प्रकार 1 से लेकर 150 तक हमने क्वेश्चन किए। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।